सभी प्यारे साथियों को गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अंकित चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चे आप सभी जानते हो, रोज दोपहर 12 बजे से मैं लेके आता हूं आपके लिए ज्योग्राफी की एक जबरदस्त सी क्लास, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं और क्लास में आपको आनंद भी आ रहा होगा और आपको चीजों को बहुत अच्छे से समझ भी पा रहे होंगे। तो जल्दी से एक बार सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ेंगे। सभी एक बार क्लास को लाइक शेयर जो भी कर सकते हैं बच्चे कर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चे, दिल्ली पुलिस के लिए ये क्लासेस आपकी चल रही हैं। 4 आपके नए बैचेस दिल्ली पुलिस ड्राइवर, AWTPO, HCM और बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आए हैं। इन 4 बैचेस पे आज डिस्काउंट का आखिरी दिन है और आज आपके प्रिय अंकित भाटी सर का बर्थडे भी है। तो बच्चे इस उपलक्ष्य में भी आज आपका ये डिस्काउंट रखा गया है। तो सभी बच्चे जो भी एक कोर्स परचेज करना चाहते हैं, RWA20 कूपन कोड लगा के कोर्स परचेज कर सकते हैं। और जल्दी से सभी बच्चे एक बार क्लास से जुड़ेंगे। जिन बच्चों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक बार बच्चे लाइक कर देंगे। क्लास को शेयर वेयर जहां भी कर सकते हो कर दिया करो। कंजूसी इस मामले में आपको नहीं दिखानी चाहिए, ठीक है बच्चे। जल्दी से एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक शेयर करेंगे, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक होगा भारत के तटीय राज्य, तटीय सीमा, प्रादेशिक सीमा कि भैया भारत को समुद्र पर सीमा पर कितना अधिकार है, किस देश को कितना अधिकार होता है। सभी को नमस्ते। स्वाति बहुत अच्छे, प्रेरणा, अरमान मलिक, दामनी जी बहुत अच्छे। सभी प्यारे दोस्त जुड़ेंगे एक बार, सभी लाइक वाइक कर देंगे भाई। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बच्चे, कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया यानी कि भैया भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं, ये बात आपको जाननी है। तो बच्चे जानते हैं भारत के तटीय राज्यों के बारे में। भारत के तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत के तटीय राज्य। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, मैंने कल आपको कोस्ट लाइन के बारे में बताया था, तो जल्दी से कमेंट करके बताओगे कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, कोस्ट लाइन कितनी है बच्चे? कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया यानी कि भारत की तटीय सीमा कितनी है? भारत की तटीय सीमा कितनी है? तो तटीय सीमा के बारे में बताना है, कमेंट करके जल्दी से बताओ। कल मैंने आपको बताया था तटीय सीमा कितनी है। तटीय सीमा बेटा भारत की कितनी है? 6100 किलोमीटर है, यानी कि 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा है, आप सभी जानते हैं। और मैंने आपको बताया था, अगर इस कोस्ट लाइन के अंदर आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर दिया जाए, कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड्स, ठीक है ना भाई। द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा कितनी है? द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा कितनी है? अगर द्वीपों को भी मिला दिया जाए तो द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा कितनी है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? 7516.6 किलोमीटर, ठीक है ना। कल मैंने आपको ये बात भी बताई थी, ठीक है ना भाई। तो ये तो हो गई बेसिक सी बातें। अब देखो थोड़ी सी चीजों को यहां समझना है। यहां मैप लगा हुआ है, मैंने आपको ये बात बताई थी बच्चे कि ये आपका इंडिया है। इंडिया मतलब अपना भारत है। और भारत में ऐसे कितने स्टेट हैं जो आपके कोस्ट लाइन बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं? तो भारत आपको दिख रहा होगा बेटा। अगर आपको भारत दिख रहा है तो आपको राज्य भी दिख रहे होंगे। आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भैया ये जो है आपका अरब सागर है, इधर साइड अरेबियन सी, अरब सागर रेड कलर से यहां बढ़िया दिखाई देगा, तो मैं रेड कलर से दिखाऊं तो ये आपका बेटा गुजरात से लेकर और वेस्ट बंगाल तक पूरी आपकी कोस्ट लाइन है, तटीय सीमा है। क्योंकि तटीय सीमा बेटा वहां होती है जहां पर समुद्र होता है, ठीक है ना भाई। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, इधर अरेबियन सी है, भारत के किधर बेटा? पश्चिम में अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर बच्चे इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर है, आप सभी जानते हैं। ये पूरी जो कोस्ट लाइन है 6100 किलोमीटर बनती है आपकी। इसमें अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये द्वीप भी शामिल कर लिए जाएं तो 7516 किलोमीटर बन जाती है कोस्ट लाइन। बात समझ में आई? तो बच्चे भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कोस्ट लाइन बनाते हैं? अब देखो भाई, ये कोस्ट लाइन है ना भारत की, इसे भी हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं।
ये राइट हैंड साइड वाली ईस्ट यानी कि पूर्वी तटीय सीमा, जो पूर्वी तटीय सीमा पर राज्य स्थित होंगे वो बंगाल की खाड़ी से अपनी तटीय सीमा बनाएंगे, क्योंकि पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। जो पश्चिमी तटीय सीमा पर स्थित राज्य होंगे वो अरब सागर के साथ अपनी तटीय सीमा बनाएंगे। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी तटीय सीमा अरब सागर से लगती है या फिर अरब सागर से नहीं लगती है। ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, तो हमें पता होना चाहिए। कुल मिला के भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, और बेटा 4 आपके यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं, 4 यूटी केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो आपके कोस्ट लाइन बनाते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब क्या है, देखो यहां ध्यान से थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करनी है। भारत के कितने राज्य, तो ध्यान रखना है बेटा, भारत के 9 राज्य, 9 स्टेट, ठीक है ना भाई, और भारत के 4 यूनियन टेरिटरी, 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा पर स्थित हैं, कोस्ट लाइन पर स्थित हैं। क्या बनाते हैं बेटा, तटीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के कितने राज्य बचे, यानी कि 9 राज्य और 4 यूनियन टेरिटरी तटीय सीमा बनाते हैं। यह बात आपको ध्यान से समझ लेनी है। अब पहले बात कर लेते हैं बच्चे आपके 9 राज्यों के बारे में। 9 स्टेट, 9 राज्य कौन कौन से हैं, 9 राज्य कौन कौन से हैं। तो बच्चे 9 राज्य जो है ना वो आपके 2 पार्ट में डिवाइड हमें करने हैं कि भैया कौन सा वाला राज्य किधर साइड तटीय सीमा बनाता है। तो 9 राज्यों को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कुछ राज्य ऐसे हैं, और कुछ में भी कितने बच्चे, यानी कि 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत की पश्चिमी तटीय सीमा पर स्थित हैं। 5 राज्य किसमें बच्चे, पश्चिमी तटीय सीमा पर स्थित हैं। पश्चिमी तटीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं बच्चे, पश्चिमी तटीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है बच्चे, पश्चिमी तटीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या 5 है। जो पश्चिमी तटीय सीमा पर स्थित हैं बच्चे वो अरब सागर से अपनी सीमा बनाते हैं। अरब सागर से इनकी तटीय सीमा लगती है। तो इनकी तटीय सीमा किससे लगेगी, अरब सागर से, जो पश्चिम की ओर है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये वाली दिशा लेफ्ट हैंड साइड बच्चे पश्चिम होती है और पश्चिम में अरब सागर है। 5 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और बच्चे आपका केरला, ये 5 राज्य अरब सागर से तटीय सीमा बनाते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 4 राज्य बच्चे पूर्वी तटीय सीमा पर स्थित हैं। ये आपके बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है आपका, यहां मैं बात करूं आपसे बच्चे तो 4 राज्य भारत के ऐसे हैं। कितने राज्य, 4 राज्य ऐसे हैं जो पूर्वी तटीय सीमा पर स्थित हैं। किस पर स्थित है बच्चे, पूर्वी तटीय सीमा पर स्थित हैं। तो पूर्वी तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है बेटा, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 4। और जो 4 ये राज्य हैं बच्चे, ये किससे अपनी तटीय सीमा बनाते हैं, तो बंगाल की खाड़ी से तटीय सीमा बनाते हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ, BOB, बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी तटीय सीमा बनाते हैं। अब देखो ध्यान से समझना है, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे ये 5 और 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो अगर क्रम में आप याद रखना चाहो, एक मैं रफ मैप बना के आपको बता रहा हूं जो आपको भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना भाई। एक बार अगर समझ जाओगे तो फिर लंबे समय तक याद रखोगे। सबसे पहले मैं बात करूं बच्चे ये वाला स्टेट कौन सा होता है आपका, तो ये वाला स्टेट होता है गुजरात। गुजरात के नीचे इधर जाओगे तो कौन सा स्टेट आता है बेटा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे यहां छोटा सा स्टेट है बेटा G4 गोवा, और गोवा के पीछे जाओगे इधर तो पड़ता है बच्चे आपका कर्नाटक, K4 कर्नाटका। कर्नाटक के नीचे आओगे तो पड़ता है बच्चा केरला आपका, ठीक है ना भाई। तो 5 राज्य हो गए जो पश्चिम की ओर हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ठीक है ना भाई। तो 5 राज्य ऐसे हैं, याद रखना है आपको बच्चे 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा, पहला राज्य है आपका गुजरात, ठीक है ना भाई। तो गुजरात किसके साथ बनाता है बेटा, अरब सागर के साथ। दूसरा मैं बात करूं बच्चे महाराष्ट्र, दूसरा राज्य कौन सा है बेटा, महाराष्ट्र राज्य है। अगर मैं तीसरे की बात करूं बच्चे तो गोवा राज्य आ जाता है। गोवा, गोवा सबसे छोटा स्टेट भी है, आप सभी जानते हैं एरिया के मामले में, ठीक है ना भाई। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूं बच्चे तो फिर आता है आपका कर्नाटक, ठीक है ना भाई। कौन सा आता है बच्चे, कर्नाटक।
और कर्नाटक के बाद मैं बात करूं बच्चे, 5वां नंबर तो आता है आपका केरल। 5वां कौन सा आ जाता है? केरल। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर की तटीय सीमा बनाते हैं, अरब सागर पर स्थित हैं, जिनकी पश्चिम में तटीय सीमा लगती है। ठीक है ना भाई। बाकी के बचे हुए बच्चे आपके 4, ये 4 स्टेट कौन से हैं? तो इधर जाओगे ना आप तो केरल के इधर क्या पड़ता है बेटा? तमिलनाडु पड़ता है आपका। तमिलनाडु के ऊपर क्या पड़ता है? आंध्र प्रदेश पड़ता है। आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा पड़ता है। उड़ीसा के ऊपर बच्चे वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल पड़ता है। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जो अपनी तटीय सीमा कहां बनाते हैं? बंगाल की खाड़ी के साथ बनाते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत जबरदस्त। तो मैं यहां लिखे दे रहा हूं इन 4 स्टेट के बारे में। तो पहला स्टेट कौन सा हो गया बच्चे आपका? तमिलनाडु। ठीक है ना भाई, तमिलनाडु राज्य हो गया। तमिलनाडु के बाद मैं बात करूं दूसरा नंबर आपसे, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के बाद बेटा आंध्र प्रदेश हो गया। ये सारी चीजें आपसे ना मैप के द्वारा आनी चाहिए। आप में से बताओ, मैंने आपसे कहा था कि सभी बच्चों को एक बार इंडिया का मैप देखना है, एक बार रीड करना है कि भैया कौन सा स्टेट की लोकेशन क्या है। कितने बच्चे आप में से ऐसे हैं? ईमानदारी से बताना है बच्चे, किन बच्चों ने मैप देखा, मैप रीड किया है कल? जल्दी से बताओ, ठीक है ना। अगर बेटा आप यही सोचोगे कि कल कर लूंगा, कुछ नहीं होगा, तो बेटा कुछ होता ही नहीं है। आपको करना पड़ेगा और करोगे तो ही सीखोगे। हम हर दिन सीखते हैं और हर दिन आपको ये टारगेट बनाना है कि हमें जो चीज गुरुजी ने कही है वो चीज सीखनी है। और बेटा अगर सीखोगे ऐसे तो आप एक बेहतर स्टूडेंट बन के दिखाओगे, और एक बेहतर स्टूडेंट ही बेटा एग्जाम में नंबर लेके आता है। बेहतर कैसे बनते हैं? हर दिन सीख के, हर दिन नई चीज सीखनी है। तो बेटा ये चीज कर लो अपने माइंड में सेट कि जो भी हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, उसे बच्चे आपको सीखना है। ठीक है ना भाई, उसके ऊपर मेहनत करनी है थोड़ी सी। ठीक है ना, तो करना है। कल से ये चीज अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि जो चीज भी पढ़ाई जा रही है उसका रिवीजन आपको करना है। ठीक है ना भाई, और जो आपसे बताया जा रहा है वो काम जरूर करना है। आप देखिएगा 3 से 4 महीने के बाद बेटा आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगी जितना आप सोच रहे हो। ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं बच्चे, आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा नंबर बेटा आ जाता है उड़ीसा का आपसे, उड़ीसा का आ जाता है। उड़ीसा के बाद मैं बात करूं बच्चे आपसे, अगला स्टेट 4 नंबर आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल आ जाता है। ठीक है ना भाई, तो ये आपके क्या हो गए बच्चे? ये आपके हो गए यानी कि कुल मिला के 9 राज्य जो तटीय सीमा बनाते हैं, जिनकी तटीय सीमा लगभग 6100 किलोमीटर बनती है। अब 4 यूनियन टेरिटरी कौन से हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, जरा उनका नाम एक बार आप देख लीजिए। ठीक है ना भाई, 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो बेटा 4 यूनियन टेरिटरी, 4 यूटी जो तटीय सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा वाले। ठीक है ना भाई, तो बच्चे ध्यान से अगर आप समझोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। एक तो हो जाता है बच्चे, यहां देखोगे एक तो आपको बड़ा बड़ा सा बिल्कुल ऐसे ही साफ दिखाई दे जाएगा, बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना भाई, इधर अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह। ठीक है ना भाई, इधर आपका पुद्दुचेरी, पुद्दुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके अंदर 4 जिले आते हैं और ये 3 अलग अलग राज्यों में आते हैं। बात समझ में आई? पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर 4 जिले हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पुद्दुचेरी का कौन सा जिला किस राज्य में है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 जिले कौन कौन से हैं? यनम हो गया, कराईकल हो गया, पुद्दुचेरी हो गया और माहे हो गया। ठीक है ना भाई, माहे केरला के अंदर है, यनम आंध्र प्रदेश के अंदर है, कराईकल और पुद्दुचेरी तमिलनाडु में। अभी लिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है ना भाई। बेटा इंग्लिश में मैं आपको क्या बताऊं, देखो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल होगा। बेटा राज्यों के नाम ही तो लिख रहा हूं मैं यहां आपसे। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। राहुल चौधरी कह रहे हैं कि भैया जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा बर्थडे मेरा नहीं है, अंकित भाटी सर का बर्थडे है, तो जन्मदिन को विश करना है तो आप उन्हें कीजिएगा, मेरा बर्थडे नहीं है। मेरा जब बर्थडे होगा राहुल चौधरी जी मैं आपको बताऊंगा बेटा। ठीक है ना, नहीं तो वहीं आके फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि बर्थडे कब है आपको। बात समझ में आ रही है ना? तो कहने का मतलब बेटा एक तो हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो 4 आपके यूनियन टेरिटरी हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं बेटा, जो तटीय सीमा बनाते हैं। पहला कौन सा है बच्चे? अंडमान एंड निकोबार
द्वीप समूह, ठीक है ना भाई, पूरा लिख देना आप चाहे, अगर इतने से समझ में ना आए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरा हो गया बच्चे आपका लक्षद्वीप, ठीक है ना भाई, लक्षद्वीप। दूसरा कौन सा हो गया, लक्षद्वीप हो गया बच्चे आपका। तीसरे की बात करूं मैं आपसे तो पुद्दुचेरी, अभी बताया मैंने, पुद्दुचेरी तटीय सीमा बनाता है, ठीक है ना भाई। हां बेटा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है ना। आगे बात करूं बच्चे मैं, अगला क्या है आपका, पुद्दुचेरी, ठीक है ना भाई, पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी के बाद मैं बात करूं आपसे बच्चे, पांडुचेरी भी बोल देते हैं कुछ से, ठीक है ना। आगे बात करूं, एक है बच्चे आपका दादर नगर हवेली और दमनदीप, बेटा यहां स्थित है, दोनों को मर्ज कर दिया गया था, मैंने आपको बताया था 26 जनवरी 2020 में, ठीक है ना। तो ये 4 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है ना, दादर नगर हवेली और दमनदीप, ठीक है ना भाई, दादर नगर हवेली, ठीक है ना भाई, एवं दमनदीप, एवं दमनदीप, ठीक है ना। ये 4 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जो आपकी तटीय सीमा बनाते हैं, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हां बेटा, दोनों को ऐड कब किया गया, इन दोनों को एक कब किया गया, तो मैंने पहले भी लिखवाया था 26 जनवरी 2020 में दादर नगर हवेली और दमन दीव को बच्चे मर्ज कर दिया गया है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया है। कई बार यह क्वेश्चन पूछ लेता है आसान सा कि भैया अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस वाटर बॉडी यानी कि जल क्षेत्र में स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बीओबी, बे ऑफ बंगाल में स्थित है। लक्षद्वीप पूछे कहां स्थित है बेटा, तो अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है। आपको ये बेसिक सी बात आपको ध्यान रखनी है, अरेबियन सी, अरब सागर में स्थित है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। अब देखो छोटी सी चीजों को और समझने की कोशिश करनी है। छोटी सी चीजें क्या हैं, छोटी सी चीजें बेटा ये हैं, यहां पे सर्वाधिक तटीय सीमा वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं, ये चीज आपको नोट करनी है, ठीक है ना भाई। 3 याद रखने, टॉप, सभी की याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वाधिक तटीय सीमा वाले, सर्वाधिक तटीय सीमा वाले राज्य, सीमा वाले राज्य जिनकी कोस्टलाइन सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम कोस्टलाइन स्टेट, ठीक है ना। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक छोटी सी ट्रिक आप याद रखोगे, GAT, ठीक है ना भाई। एक छोटी सी ट्रिक अगर आप याद रखोगे, ट्रिक क्या है बच्चे, ट्रिक है आपकी GAT, ठीक है ना, GAT याद रखो। सबसे ज्यादा कोस्टलाइन बेटा किस स्टेट की है, तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा है गुजरात राज्य की। किसकी है, गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की कोस्टलाइन सबसे ज्यादा है। गुजरात के बाद बेटा दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, आंध्र प्रदेश। गुजरात के बाद कौन सा स्टेट आता है, आंध्र प्रदेश आता है। तो पहले 3 से ज्यादा आपसे ना कभी पूछा गया है और ना ही आपसे पूछा जाता है। और अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे आता है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो बात समझ में आ गई होगी आपके कि 3 सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन वाले स्टेट कौन से होंगे, ठीक है ना भाई। बेटा गुलजार अंसारी, अगर तुझे पढ़ना है तो बेटा पढ़ ले, नहीं तो बेटा यहां से चला जा, ठीक है ना, कोई फायदा नहीं है। तेरे जैसे बच्चे तो मुझे लग रहा है कभी जीवन में ही पास नहीं होते होंगे, ठीक है ना। तो जीवन में पास होना है बेटा तो पढ़ना पड़ेगा, उससे अलग कोई दूसरा तरीका है नहीं। अगर मैं बात करूं मेरे साथी आपसे, तो ध्यान रखना है गुजरात की कोस्टलाइन पूछी नहीं जाती है किलोमीटर में, लेकिन कितनी है, 1214 किलोमीटर है, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की बच्चे, तो 960 किलोमीटर है कोस्टलाइन इसकी। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं बच्चे, तो 973 किलोमीटर कोस्टलाइन के साथ ये तीसरे नंबर पर है, ठीक है ना भाई। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम तटीय सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है, ठीक है ना भाई, सबसे कम तटीय सीमा रेखा किस राज्य की है, सबसे कम तटीय सीमा रेखा किस राज्य की है, सबसे कम तटीय सीमा रेखा, सबसे कम तटीय सीमा किस राज्य की है, तो बच्चे राज्य का नाम आ जाता है गोवा। गोवा राज्य की तटीय सीमा सबसे कम है, एग्जाम में पूछ लेगा। गोवा के बाद अगर मैं बात करूं सबसे कम किसकी है, यानी कि गोवा से ज्यादा किसकी है बेटा, तो फिर वेस्ट बंगाल है। 2 याद रखने, गोवा ही पूछा जाएगा एग्जाम में आपसे। इसकी तटीय सीमा रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर है, ठीक है ना भाई। तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा रेखा वाला राज्य गुजरात है और सबसे कम तटीय सीमा रेखा वाला राज्य गोवा है, यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई।
बहुत अच्छे, यहां तक चीजें क्लियर हैं, यहां तक चीजें क्लियर हैं। रॉयल जीतू बाजपेयी ऑफिशियल गलत हो गया सर। बेटा क्या गलत हो गया? गलत नहीं करना है, ठीक है ना। पीडीएफ बेटा एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में जो आपके बैचेस हैं उनके अंदर ही मिलेगी, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब यह है मिनिमम कॉस्ट लाइन स्टेट, मैक्सिमम कॉस्ट लाइन स्टेट। तो यहां बेटा अंग्रेजी में लिखना चाह रहे हो आप, तो बच्चे यहां इतना लिखना है मैक्सिमम कॉस्ट लाइन स्टेट कौन से हैं, मैक्सिमम कॉस्ट लाइन स्टेट कौन से हैं, तो मैंने उनके नाम लिखे हैं आपके सामने। अगर आपसे पूछे बेटा मिनिमम कॉस्ट लाइन स्टेट कौन सा है, सबसे कम तटीय सीमा रेखा किसकी है, मिनिमम कॉस्ट लाइन स्टेट, मिनिमम कॉस्ट लाइन स्टेट, मिनिमम कॉस्ट लाइन स्टेट कौन से हैं, तो आपके सामने मैंने वो भी लिखे हुए हैं, दोनों आपको लिख देने, ठीक है ना भाई। चलो चीजों को और बात ध्यान से समझनी है, ठीक है ना भाई। सही कहा रहा है वो गलत है सर। ठीक, क्या गलत है बेटा बताओ तो सही। ठीक है चलो बेटा, अपने आप से ही गलत सही तुम ही विचार कर लोगे, मुझे एक बार बताओ कि क्या चीज तुम्हें ऐसी लग रही है जो गलत है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया जीएटी गुजरात आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सबसे कम है बेटा गोवा की, ठीक है ना। तो बात ध्यान से समझ लेनी है। सही कह रहा है, अरे बेटा गलत क्या है वो बताओ ना। उर्दू में लिखा दो सर, गड़बड़ हो गया है सर। भाई एक बार ये बताओ मुझे कि दिक्कत क्या हुई है। सॉरी, अच्छा ये कह रहे हो आपके ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है भाई। आंध्र प्रदेश की है बच्चे 973, तो ये ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये 973 है बेटा, 973 किलोमीटर, और ये 960 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, इसे ठीक कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। ये गलती हो गई है, मुझे लगा पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई है, ये ऊपर नीचे हो गया है, इसे ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे चलो, आगे बात करने की कोशिश करूं मैं आपसे बच्चे, तो आगे बात करूं तो एक पॉइंट आपको यहां पे नोट करना है, जो पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा गया आपसे, जो आपका पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो नोट करोगे आप, नोट क्या करोगे, जो आपका पुदुचेरी है, पुदुचेरी, पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। इसके अंदर बेटा कितने जिले आते हैं, इसके अंदर 4 जिले आते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये भी क्वेश्चन सीधा सा पूछेगा पुदुचेरी के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 4 जिले हैं। और ये 4 जिले अलग अलग 3 राज्यों के अंदर स्थित हैं। ये कितने राज्यों में आते हैं बच्चे, 3 राज्यों में स्थित हैं। पुदुचेरी के अंदर जो 4 जिले हैं वो 3 राज्यों में स्थित हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। अब देखो ध्यान से समझना है, यहां आपको मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से इसके जिले हैं और आपको कैसे कैसे याद रखना है। देखो भाई ये आपका इंडिया है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो पुदुचेरी का, देखो ये वाला स्टेट हो जाता है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर है बेटा आंध्र प्रदेश, और इधर क्या है बेटा आपका केरला स्टेट। तो पुदुचेरी का एक जिला है बेटा जिसका नाम है यनम। क्या नाम है बेटा, यनम। यनम जो जिला पड़ता है वो पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो यहां मैं लिख के दे रहा हूं, यहां एक जिला है पुदुचेरी का जिसका नाम है यनम। यनम कहां पड़ता है बेटा, आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। बात समझ में आई, बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाता है। एक जिला है पुदुचेरी का जिसका नाम है बच्चे कराईकल। नाम क्या है बच्चे, कराईकल। कराईकल कहां पड़ता है बेटा, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, यह भी बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाता है। एक जिला है स्वयं पुदुचेरी। तो पुदुचेरी जिला आपसे पूछे किस पुदुचेरी जिला किस राज्य में पड़ता है, तो बच्चे पुदुचेरी जिला स्वयं तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। और बेटा पुदुचेरी का एक जिला है जिसका नाम है माहे। माहे जिला कहां पड़ता है बेटा, केरल के अंदर पड़ता है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। और इसकी सीमा बंगाल की खाड़ी से ना लग के अरब सागर के साथ लगती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना भाई। और जिन बच्चों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है
तो मेरे साथी अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना भाई। और डेमो क्लास का आज आखिरी दिन है, आप सभी को ये बात पता होगी। कल से ये क्लास बेटा एप्लीकेशन पर होगी, ठीक है ना। तो जितने भी आप सभी बच्चे क्लास देख रहे हैं, सभी बच्चे अगर क्लास अच्छी लग रही है तो बेटा क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं बच्चे 4 जिले कौन कौन से हैं, तो पहला जिला मैंने आपको बताया बच्चे, पहला जिला है आपका यनम। यनम जिला कहां पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा पुदुचेरी का यनम जिला किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। दूसरा जिला कौन सा है बच्चे, दूसरा जिला मैंने आपको बताया कराईकल। कराईकल कहां पड़ता है बच्चे, ये पड़ता है आपका तमिलनाडु के अंदर। और तीसरा जिला कौन सा है बच्चे, तीसरा जिला है आपका स्वयं पुदुचेरी। स्वयं पुदुचेरी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो पुदुचेरी जो पड़ता है बेटा आपका, पुदुचेरी पड़ता है आपका किस जिले में, तमिलनाडु के अंदर। और चौथा जो जिला है बच्चे जिसका नाम है माहे। माहे किस जिले में मतलब माहे किस राज्य में पड़ता है बेटा, केरल के अंदर पड़ता है, ठीक है ना भाई। और ध्यान रखना, आपसे पूछेगा यनम की सीमा किससे लगती है, तो भैया इन जो ऊपर के 4 जिले हैं पुदुचेरी की, इनकी तटीय सीमा जो लगती है वो BOB, बे ऑफ बंगाल के साथ, बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है। आपसे पूछ लेगा पुदुचेरी का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा पश्चिमी तटीय सीमा पर स्थित है, तो बच्चे माहे केरल में है, यानी कि इसकी सीमा बच्चे अरब सागर से लगती है, और अरब सागर पश्चिम में स्थित है, ठीक है ना। तो ये बंगाल की खाड़ी से लगते हैं, इनकी तटीय सीमा पूर्वी तट पर स्थित है। पुदुचेरी का एकमात्र जिला माहे ऐसा है जो पश्चिमी तटीय सीमा पर, यानी कि अरब सागर से तटीय सीमा बनाता है, यानी कि बेटा पश्चिम की ओर स्थित है। यहां से कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना भाई। ठीक है भाई, मैप पर बता दो बेटा, मैप पर, यहां मैप में हाथ से बनाता हूं, सेम मैप आपको यहां दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहां देखो, अगर मैं बात करूं, एक बार मैं यहां आपको बता के दिखाई दे रहा हूं, ठीक है ना। ये आपका इंडिया है, तो बच्चे तमिलनाडु के अंदर 2 जगह हैं, 2 जिले हैं। एक है आपका कराईकल और एक है बेटा आपका पुदुचेरी। एक जिला है आंध्र प्रदेश में और माहे पड़ता है केरला के अंदर। अगर यहां दिया होगा तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये केरला के अंदर यहां माहे है, यहां स्वयं पुदुचेरी है, यहां कराईकल है, और यहां बच्चे आपका यनम है। तो कहने का मतलब ये 4 जिले हैं आपके, ठीक है ना भाई। सर देख नहीं रहा है, तो इसीलिए मैंने बेटा हाथ से दिखा के बता दिया है आपको। यहां आपके समझ में आ गया होगा कि ये 4 जिले कैसे कैसे आपके सामने हैं। अगर मैं आगे बात करूं मेरे साथी आपसे, तो अब बात करते हैं भारत के जल क्षेत्र की, ठीक है ना भाई। भारत का जल क्षेत्र, भारत का जल क्षेत्र, तो हेडिंग डाल देनी है बेटा भारत का जल क्षेत्र, यानी कि भैया पानी कैसे कैसे कितना कितना देखने को मिलेगा भारत के आसपास आपको, तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। और भारत का समुद्र पर कितना अधिकार है, सभी देशों का समुद्र पर कितना अधिकार है, तो बच्चे एक संधि हुई थी, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, ठीक है ना भाई। एक संधि है, संधि का मतलब एक समझौता है। तो बच्चे एक समझौता हुआ था जिसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, ठीक है ना भाई। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, समुद्री कानून संधि, ये संधि जो हुई थी ये अधिकार देती है सभी देशों को समुद्र के ऊपर, कि भैया कितना अधिकार किस देश का समुद्र के ऊपर होगा। और ये संधि हुई थी बच्चे 1982 में, 1982 में, 1982 में बच्चे एक संधि हुई जिसका नाम क्या है बच्चे, जिसका नाम है आपका संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, संधि में बेटा धी इधर से आएगा तो इसे एक बार ठीक कर लेंगे, तो ऐसे होगा संधि, ये हो गई संधि आपकी। अगर मैं बात करूं बच्चे, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है अनक्लॉज, ठीक है ना भाई, UNCLOS, ठीक है ना भाई। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना। यूएन का मतलब तो आप सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना भाई। कन्वेंशन ऑन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन और लॉ ऑफ द सी,
लॉ ऑफ द सी। तो कहने का मतलब बेटा, ये जो आपकी संधि है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, यानी कि समुद्र के लिए एक कानून बनाया गया, एक समझौता किया गया, जिसके आधार पर सभी देशों के लिए समुद्र पर अधिकार दिए गए कि भैया जो समुद्र लगता है, जिन यानी कि भारत के आसपास समुद्र दिखता है, कि भारत का भी समुद्र पर कितना अधिकार होगा। तो सभी देशों के लिए यह समान अधिकार दिया गया है। ठीक है ना भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये समान अधिकार जो दिया गया बच्चे, ये कैसे कैसे दिया गया है, ये चीज आपको समझनी है। तो ये समझौता कब हुआ है, आपको मैंने बता दिया है, 1982 में हुआ। और ये ही सभी देशों के जल क्षेत्र के बारे में बताता है कि कितना अधिकार होता है। तो अब यहां ध्यान से थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करनी है। देखो, अगर मैं बात करूं बच्चे, ये मान लो भारत है, ये अपना इंडिया है, ये भारत है। और आप सभी जानते हैं बच्चे कि भारत की जो सीमा लगती है, भारत की जो सीमा लगती है, तटीय सीमा, वो गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक लगती है। यहां पर जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, उसे सीधा करने के लिए एक रेखा खींची गई, जिसे कहा गया बेटा बेस लाइन, आधार रेखा। ठीक है ना भाई। तो यानी कि भारत की जो टेढ़ी मेढ़ी बाउंड्री है, उसे पूरा करने के लिए एक रेखा खींची गई, जिसका नाम है बेस लाइन। बेस लाइन बोले तो बच्चे आपकी बेस लाइन होती है आधार रेखा। बेस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? आधार रेखा। आधार रेखा। तो ये सभी देशों के लिए, लेकिन हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई। अब ये बेस लाइन क्या है? यानी कि मतलब जो भारत की टेढ़ी मेढ़ी सीमा है ना, उसे सीधा करने के लिए एक रेखा खींच दी गई, और जिसे कहा गया बेटा बेस लाइन, आधार रेखा। अब ध्यान से समझना है बेटा, जो समुद्र को मेजर किया जाता है, मापा जाता है, वो नॉटिकल मील में मेजर किया जाता है। ठीक है ना भाई, नॉटिकल मील में। तो समुद्र की दूरी को, एक पॉइंट नोट कर लेना, मैं लास्ट में करा दूंगा, नॉटिकल मील में मेजर किया जाता है। किसी भी देश की आधार रेखा से लेकर, यानी कि बेस लाइन से लेकर, और बेटा कितनी दूरी तक? 12 नॉटिकल मील की दूरी तक जो समुद्र पड़ता है, यानी कि भैया ये हमारे देश की आधार रेखा है, यहां से लेकर और कितनी दूरी तक बच्चे? 12 नॉटिकल मील की दूरी तक। NM लिख देते हैं नॉटिकल मील को, बात समझ में आई? तो 12 नॉटिकल मील की दूरी को प्रादेशिक समुद्री सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रादेशिक समुद्री सीमा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है आपसे, प्रादेशिक समुद्री सीमा का विस्तार आधार रेखा से कितनी दूरी तक होता है? तो बच्चे ध्यान रखना, अभी समझाऊंगा डिटेल में। तो इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्रादेशिक समुद्री सीमा को बच्चे अंग्रेजी में कहते हैं टेरिटोरियल। क्या बोलते हैं बेटा? टेरिटोरियल। टेरिटोरियल सी। क्या कहा जाता है बेटा? टेरिटोरियल सी कहा जाता है। टेरिटोरियल सी की दूरी, यानी कि प्रादेशिक समुद्री सीमा की दूरी आधार रेखा बेस लाइन से कितनी दूरी तक होती है? 12 नॉटिकल मील तक। अगर मैं बात करूं बच्चे इसके बाद आपसे, इसके बाद आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील दूर तक जाने पे, कितनी दूर जाने पे बेटा? 24 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील दूर तक यहां से। ठीक है ना भाई, 24 नॉटिकल मील दूर तक की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि यहां से 12 नॉटिकल मील, वैसे ओवरऑल कितना है बेटा? 24 नॉटिकल मील। तो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील दूर तक का जो समुद्र होता है, उसका नाम होता है बेटा संलग्न क्षेत्र। क्या कहते हैं बच्चे? संलग्न। संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। संलग्न क्षेत्र को क्या कहते हैं बेटा अंग्रेजी में? संलग्न क्षेत्र को कहा जाता है आपका कॉन्टिग्यूअस जोन। क्या बोलते हैं बच्चे? कॉन्टिग्यूअस जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन। तो कॉन्टिग्यूअस जोन के अंदर बच्चे कितने नॉटिकल मील दूर तक की दूरी आती है? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक की दूरी आती है। ठीक है ना, यानी कि ये वाली 12 और ये वाली 12 नॉटिकल मील, यानी कि दोनों मिला के कितनी हो गई? तो बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील दूर तक के समुद्र के पानी को संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना भाई। आगे और लास्ट तीसरा जो बचता है बच्चे आपका, आधार रेखा से लेके
आधार रेखा से लेके 200 नॉटिकल मील दूर तक का जो एरिया है, कितने दूर तक का बच्चे, 200 नॉटिकल मील। तो बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है उसे कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं बच्चे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चे, इसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ध्यान से समझ लेना, इसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं ऐसी। ये तीन है आपके। इसके बाद जो समुद्र होता है बेटा, यानी कि 200 नॉटिकल मील दूर के बाद जो समुद्र का पानी होता है उसे हम हाई सी, उच्च सागर के नाम से जानते हैं, उच्च सागर कहते हैं। यानी कि इसके बाद का जो समुद्र होता है उसे क्या कहा जाता है बच्चे, हाई सी कहा जाता है, हाई सी कहा जाता है। हाई सी मतलब उच्च सागर कहते हैं। तो कहने का मतलब, दोबारा बता रहा हूं, जो भारत की तट रेखा है उसको एकदम सीध में लाने वाली रेखा को बेस लाइन कहते हैं, और बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है बेटा उसे प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं। बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील दूर तक की दूरी को संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिग्यूअस जोन के नाम से जानते हैं। और बच्चे आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर तक की जो दूरी होती है समुद्र की बेटा उसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। और आधार रेखा से बच्चे 200 नॉटिकल मील दूर के बाद का जो समुद्र होता है उसे उच्च सागर यानी कि हाई सी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक ये तीन चीज आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना भाई। अब देखो यहां कैसे कैसे अधिकार होते हैं किसी देश को, ये चीज आपको समझने की कोशिश करनी है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपसे नॉटिकल मील, तो यहां देखो ध्यान से समझना है, मैं एक एक चीज के बारे में आपको लिखवाऊंगा। पहली चीज क्या है, आपसे पूछेगा जो समुद्र की दूरी होती है, समुद्र की जो बच्चे, समुद्र की जो दूरी होती है, समुद्र के अंदर जो मापा जाता है दूरी को बच्चे, उसे नॉटिकल मील में मापा जाता है। किसमें बच्चे, नॉटिकल मील में मेजर किया जाता है। तो किसमें बच्चे, नॉटिकल मील के अंदर इसे मेजर किया जाता है। एग्जाम में आपसे पूछेगा, ठीक है ना भाई, नॉटिकल मील में इसे मेजर करते हैं। और ध्यान रखना है बेटा, एक नॉटिकल मील के अंदर, नॉटिकल मील मतलब एनएम, एक नॉटिकल मील बराबर होता है बच्चे 1.852 किलोमीटर, यानी कि इतनी दूरी होती है, यानी कि 1 किलोमीटर से ज्यादा होती है, 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। तो एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है। समुद्री दूरी को किससे मापते हैं, नॉटिकल मील से मेजर करते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चे। चलो आगे थोड़ा सा और चीजों को समझने की कोशिश करनी है। अगर मैं बात करूं बच्चे, मैंने आपको सबसे पहले बताया था जिसे कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा, पहला, ठीक है ना भाई, प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा। अगर मैं प्रादेशिक समुद्री सीमा की आपसे बात करूं तो प्रादेशिक समुद्री सीमा की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, वो कितना होता है बच्चे, तो ध्यान रखना है, बेस लाइन यानी कि आधार रेखा से, आधार रेखा से कितना बच्चे, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूर तक की जो दूरी है, 12 नॉटिकल मील तक की जो बच्चे दूरी होती है उसे हम प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। और किसी भी देश को, भारत को ही नहीं बेटा, किसी भी देश को 12 नॉटिकल मील यानी कि प्रादेशिक समुद्री सीमा में संपूर्ण अधिकार होते हैं। संपूर्ण का मतलब भैया है कुछ भी कर लो आप, यहां से आप टैक्स वसूल सकते हो, यहां से आप खनिज संसाधन निकाल सकते हो, यहां से आप मछली पकड़ सकते हो, यहां पर आप कानून बना सकते हो, यानी कि पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक,
और बच्चे सोशल यानी कि सामाजिक, तीनों तरीके के अधिकार यानी कि संपूर्ण राइट बच्चे, ठीक है ना भाई, यानी कि पूरे अधिकार होते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा में किसी भी देश को। यह बात ध्यान रखिएगा बेटा, अंग्रेजी में मैंने ऊपर लिख दिए, प्रादेशिक समुद्री सीमा को टेरिटोरियल सी कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चे आपका? टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी कहा जाता है, प्रादेशिक समुद्री सीमा को बेटा टेरिटोरियल सी कहा जाता है, मैंने ऊपर लिख दिया है। और यहां पर बेटा किसी देश को संपूर्ण अधिकार होते हैं, किसी भी देश को संपूर्ण अधिकार कहां तक होते हैं बेटा? प्रादेशिक समुद्री सीमा में संपूर्ण अधिकार होते हैं, ठीक है ना भाई, यह बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करूं मैं आपसे, दूसरा नंबर मैंने आपको क्या बताया था? प्रादेशिक समुद्री सीमा के बाद आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल दूर तक की जो दूरी होती है बच्चे, उसे बोलते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या बोलते हैं बच्चे? संलग्न क्षेत्र कहा जाता है, संलग्न क्षेत्र, ठीक है ना भाई। संलग्न क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चे? कॉन्टिग्युअस जोन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कॉन्टिग्युअस जोन कहा जाता है, ठीक है ना भाई। और जो आपका संलग्न क्षेत्र होता है मेरे साथी, संलग्न क्षेत्र की दूरी कहां से कहां तक होती है? तो ध्यान रखना है बेटा, संलग्न क्षेत्र आपका आधार रेखा से, बेस लाइन से, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील दूर तक की जो दूरी है, 24 नॉटिकल मील तक की जो दूरी है बच्चे, उसे हम संलग्न क्षेत्र कॉन्टिग्युअस जोन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना भाई। कितने नॉटिकल मील बच्चे? 24। देखो भाई, हल्का सा हो सकता है समझने में थोड़ा दिक्कत आए, कोशिश करोगे तो बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है ना। सीधा सा पूछेगा, आपसे पूछेगा भारत के संलग्न क्षेत्र का विस्तार, कॉन्टिग्युअस जोन का विस्तार बेस लाइन से कितनी दूरी तक है? 24 नॉटिकल माइल तक है। आपसे पूछेगा प्रादेशिक समुद्री सीमा का विस्तार कितने नॉटिकल मील दूर तक है बच्चे? तो आप बताओगे आधार रेखा बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील दूर तक। यहां पर भारत को सभी प्रकार के अधिकार हैं, ठीक है ना भाई। यहां पर अधिकार बेटा कम हो जाते हैं। कौन कौन से अधिकार हैं बच्चे यहां पर? तो यहां पर हम सीमा शुल्क ले सकते हैं। हमारी सीमा में कोई जहाज आ जाए बेटा, उससे हम टैक्स ले लेंगे। तो यहां पर कौन कौन से अधिकार होते हैं बेटा? सीमा शुल्क लेने का अधिकार, सीमा शुल्क ले सकते हैं आप, आपसे टैक्स ले सकते हैं, ठीक है ना भाई। हमारी सीमा में कोई प्रवेश करता है तो हम उससे सीमा शुल्क ले सकते हैं। यहां पर हमें साफ सफाई करने का भी अधिकार है, ठीक है ना भाई। साफ सफाई कर सकते हैं यहां पर बच्चे आपका, ठीक है ना भाई। साफ सफाई का पूरा अधिकार है, यानी कि यहां पर हम पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि प्रदूषण के नियंत्रण का भी अधिकार है। प्रदूषण नियंत्रण करने का भी यहां अधिकार है, सभी देशों को है। हम संदर्भ में भारत के में बढ़ रहे हैं, तो ये जो कानून बना हुआ है बेटा, ये सभी देशों के लिए बना हुआ है, ठीक है ना भाई। प्रदूषण नियंत्रण, साथ के साथ यहां पर हमें वित्तीय अधिकार भी हैं, फाइनेंशियल राइट भी हैं, वित्तीय अधिकार भी यहां पर हमें प्राप्त हैं, किसी भी देश को प्राप्त हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। तो संलग्न क्षेत्र का विस्तार आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील दूर तक होता है। बात समझ में आई? तो यहां पर हमें इकोनॉमिक राइट है, ठीक है ना भाई। यहां पर भारत अपना कानून नहीं बना सकता है, लेकिन यहां पर जो राइट है मैंने आपको लिखवा दिए हैं। तीसरा वाला और बच्चे लास्ट वाला जो जिसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तो तीसरा नंबर डाल देना है, जिसका नाम है बच्चे थर्ड, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अगर मैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करूं बच्चे, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की अगर मैं बात करूं बच्चे, अनन्य आर्थिक क्षेत्र की, इसका विस्तार किसी भी देश की आधार रेखा से, आधार रेखा यानी कि बेस लाइन, आधार रेखा से कितना होता है बेटा? 200 नॉटिकल माइल तक होता है, ठीक है ना भाई। 200 नॉटिकल मील दूर तक होता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से कितनी दूरी तक होता है,
तो आपका आंसर क्या होगा बच्चे, 200 नॉटिकल माइल की दूरी तक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यहां पर कौन कौन से राइट होते हैं किसी भी देश को, नए द्वीपों का निर्माण, कोई भी नया द्वीप बना सकते हो आप इस क्षेत्र में। तो बच्चे ध्यान रखना है, नए द्वीपों का निर्माण करना, नए आइलैंड्स को क्रिएट करना, नए द्वीप का निर्माण करना, कोई भी नया द्वीप आपको बनाना है आप इसमें बना सकते हो। यहां पर तुम प्राकृतिक संसाधनों को भी निकाल सकते हो, प्राकृतिक संसाधनों को निकालना, नेचुरल रिसोर्सेज को निकालना, प्राकृतिक संसाधन को यहां से आप निकाल सकते हो। प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार है, जैसे कि आपके खनिज हो गए। अब बेटा समुद्र से भी खनिज निकलते हैं, जो तेल निकलता है वो कहां से निकलता है बेटा, तटीय क्षेत्र से निकलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्या अधिकार होते हैं बेटा, वैज्ञानिक अनुसंधान के अधिकार, यानी कि जो आपका साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं बच्चे, उसका भी अधिकार होता है। तो बच्चे ध्यान रखना है, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक रिसर्च का अधिकार भी यहां पर होता है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान स्थापित करने या रिसर्च करने का भी पूरा राइट यहां पे है। तो नए आइलैंड्स क्रिएट करना, नेचुरल रिसोर्सेज को निकालना, साइंटिफिक रिसर्च करना, ये सारे अधिकार अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मिलते हैं। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब, मैंने आपको बेटा 3 तरीके के 3 भागों में आधार रेखा से समुद्र को बांटा। 12 नॉटिकल मील दूर तक, जिसे कहते हैं बच्चे प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी, सभी प्रकार के अधिकार होते हैं। इसके बाद बच्चे 24 नॉटिकल माइल की दूरी तक, जिसे कहा जाता है संलग्न क्षेत्र, जहां पर बच्चे फाइनेंशियल राइट होते हैं, साफ सफाई का अधिकार होता है, सीमा शुल्क लेने का अधिकार होता है। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे कहा जाता है। नई आइलैंड्स को क्रिएट करना, नेचुरल रिसोर्सेज खनिज संसाधनों को निकालना, वैज्ञानिक अनुसंधान स्थापित करना इस क्षेत्र में होता है। ठीक है ना भाई। तो बहुत अच्छे, मैं लास्ट में बेटा क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे, लेकिन अभी फिलहाल आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना भाई। और जिन बच्चों ने अभी भी लाइक वाइक नहीं किया है भाई, लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको दोबारा से फिर बता दिया है। हाँ बेटा, ये कानून अंतरराष्ट्रीय कानून है, ये अधिकार सभी देशों के लिए होता है। ठीक है ना भाई। सर ये कंफ्यूजन दूर करो बेटा, आप क्वेश्चन तो पूछेगा, मैं आपके किसी भी क्वेश्चन का जो भी प्रॉब्लम होगा उसका डाउट मैं आपका दूर करूंगा। मैं एक बार फिर दोबारा से बता रहा हूं आपको, यहां ध्यान से देख लेना है। एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूं, अगर इस बार रिवाइज हो जाएगा ना तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। देखो भाई, ये भारत की सीमा है, यानी कि भारत की तटीय सीमा है। भारत की तटीय सीमा के बगल में एक रेखा खींची जाती है जो बिल्कुल एकदम सीध में होती है, सीधा कर देती है इसे कहते हैं बेटा आधार रेखा। आधार रेखा को अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा बेस लाइन, आधार रेखा कहा जाता है, बेस लाइन। और बेटा आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूर तक जो समुद्र पाया जाता है किसी भी देश के आसपास, ठीक है ना। अब आप कहो नेपाल तो बेटा लैंडलॉक्ड कंट्री है, नेपाल के आसपास तो समुद्र है ही नहीं, तो नेपाल इसमें काउंट नहीं होगा। जिन देशों के तट से समुद्र लगता है उनकी आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूर तक जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है प्रादेशिक समुद्री सीमा। और उस 12 नॉटिकल मील दूर तक के समुद्र पर सभी देशों को सभी तरीके के अधिकार होते हैं। इसके बाद बच्चे 24 नॉटिकल मील दूर तक आधार रेखा से जो समुद्र का क्षेत्र पाया जाता है उसे कहा जाता है संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिगियस जोन। ठीक है ना भाई। बेटा किलोमीटर में आप निकाल लीजिए, किलोमीटर में नहीं पूछा जाता है अभिषेक यादव। ठीक है ना। तो कहने का मतलब 12 नॉटिकल मील ये, 12 नॉटिकल मील ये, 24 नॉटिकल मील दूर तक की जो दूरी होती है बेटा उसे कहा जाता है संलग्न क्षेत्र। और इस क्षेत्र में साफ सफाई और सीमा शुल्क लेने का, टैक्स लेने का अधिकार होता है। और बच्चे यहां से आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर तक की जो दूरी होती है बच्चे उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहां पर सरकार कोई भी नया द्वीप बना सकती है। द्वीप क्या होता है, समुद्र के अंदर जमीन का ऐसा भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। यहां पर आपका तेल पेल बेटा जो भी खनिज संसाधन है उन्हें निकाला जा सकता है। बात समझ में आ रही है।
और भी कई सारे काम सरकार यहां कर सकती है, यहां पर वैज्ञानिक कोई भी रिसर्च कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। लेकिन समुद्री सीमा से, आधार रेखा से केवल 200 नॉटिकल मील दूर तक। और मैंने आपको बताया बच्चे, इसके बाद जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है हाई सी, यानी कि उच्च सागर। यानी कि 200 नॉटिकल मील दूर के बाद का जो समुद्र होता है वो सभी देशों के यहां पर सामान्य अधिकार होते हैं, इसे कहा जाता है उच्च सागर, यानी कि हाई सी। तो एक पॉइंट नोट कर लेना है, कहना है भाई 200 नॉटिकल मील के बाद, 200 नॉटिकल मील के बाद, ठीक है ना भाई, जो समुद्र होगा, जो समुद्र होगा बच्चे, उसे किस नाम से जानते हैं? उसे हम हाई सी यानी कि उच्च सागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? उच्च सागर। आपसे पूछेगा उच्च सागर कहां पाया जाता है, तो 200 नॉटिकल मील दूर के बाद जो समुद्र होता है उसे उच्च सागर कहते हैं। और इस उच्च सागर पर बच्चे सभी देशों के समान अधिकार होते हैं। सभी देशों को, सभी देशों का बेटा समान अधिकार है, सभी देशों का समान अधिकार है, समान राइट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। सभी देशों को समान अधिकार होते हैं हाई सी यानी कि उच्च सागर पर, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे सर, समझ में नहीं आ रहा है बेटा, समझाने को मैंने 3 बार आपको बताया है, आपको इसमें समझने वाली बात ऐसी कुछ है ही नहीं। मैंने आपको बताया कि समुद्र में जो पानी होता है उसे नॉटिकल मील में मेजर करते हैं, मापते हैं। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर तक प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है, 24 नॉटिकल मील दूर तक बच्चे संलग्न क्षेत्र होता है, और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील दूर तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। इतनी तगड़ी चीज कहां है बेटा इसमें समझने वाली? और बेटा यही आपसे डिस्टेंस ही ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना भाई। तो इन चीजों को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। आगे बात समझने की कोशिश करनी है। हाई सी कहां होता है? 200 नॉटिकल मील दूर के बाद जो समुद्र होता है बच्चे, उसे हम हाई सी यानी कि उच्च सागर के नाम से जानते हैं। यह बात आपको बताई है मैंने, ठीक है ना। तो इतनी चीज समझने वाली है आपको। अब देखो आगे चीजों को क्या समझना है। आगे मैं बात करूं बच्चे आपसे, तो आगे बात करनी है भारत की मानक समय रेखा की, जो मैंने आपको अभी नहीं बताई है। तो हेडिंग डाल देनी है बेटा, भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हालांकि आगे मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक बातें भारत की मानक समय रेखा के बारे में यहां भी कर लेना है, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, भारत की मानक समय रेखा को IST के नाम से भी जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहा जाता है, IST, ठीक है ना, IST। भारत का जो मानक समय है वो इसी रेखा के द्वारा निर्धारित होता है। पूरे देश का समय बेटा इसी के आधार पर निर्धारित होता है। और ये जो IST है ये कौन सी है बेटा? तो ये है आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। भारत की मानक समय रेखा किसे कहा जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। एग्जाम में पूछता है आपसे। अगर मैं बात करूं बच्चे, जो भारत की मानक समय रेखा है, ये बच्चे जो आपकी ग्रीनविच रेखा है, कौन सी रेखा बच्चे? आपकी ग्रीनविच रेखा के समय, लंदन के समय से, ग्रीनविच से भारत का जो मानक समय है, ग्रीनविच से भारत का मानक समय, ग्रीनविच से भारत का मानक समय जो है बच्चे वो कितने घंटे आगे है? भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है। कितने आगे है बेटा? 5.5 घंटे आगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रीनविच से भारत के समय में कितना अंतर है, तो बेटा ध्यान रखना है 5.5 घंटे का अंतर है, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो, ठीक है ना भाई। 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि भारत जो आपकी ग्रीनविच रेखा है इसके पूर्व में पड़ता है। जो भारत की मानक समय रेखा है बच्चे, वो कहां से गुजरती है? तो वो बच्चे मिर्जापुर के नैनी से होकर गुजरती है, या फिर कह सकते हो नैनी से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है बच्चे? नैनी से होकर गुजरती है।
नैनी से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा कहां से जाती है बच्चे? नैनी से होकर जाती है, नैनी से। ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं मेरे साथी, आपसे पूछेगा कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछे तो भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं बच्चे? एक तो भैया देखो यहां ध्यान से समझना है आपको, ठीक है ना। सबसे पहले अगर ये नैनी से जा रही है, मिर्जापुर के नैनी से, तो इसका मतलब ये यूपी से गुजरती है। तो एक तो बेटा ये आपका यूपी से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होके। उत्तर प्रदेश के नीचे क्या पड़ता है बच्चे? आपका मध्य प्रदेश, एमपी से जाती है। तो बच्चे कौन कौन से 5 राज्य हैं? एक पहला है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश के नीचे क्या पड़ता है बच्चे? आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मतलब एमपी से होकर गुजरती है। एमपी के बाद अगर मैं बात करूं बच्चे आपसे, फिर नीचे पड़ता है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से होकर जाती है। और छत्तीसगढ़ के बाद मैं बात करूं बच्चे आपसे तो नीचे पड़ता है उड़ीसा राज्य, उड़ीसा से होकर जाती है। और उड़ीसा के बाद पड़ता है बच्चे आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से जाती है? सबसे पहले यूपी, यूपी के नीचे एमपी, एमपी के नीचे बेटा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। यानी कि भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। एक क्वेश्चन और पूछता है, बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। देखो पृथ्वी जो घूमती है ये तो पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, आप सभी जानते हैं। पृथ्वी घूमती है बेटा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। तो यानी कि भारत सबसे पहले सूर्य के सामने भारत का अरुणाचल प्रदेश स्टेट पड़ता है। यानी कि सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उदय होता है, क्योंकि भैया अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है। सबसे बाद में सूर्य उदय कहां होगा भारत में? गुजरात के अंदर होगा। और इन दोनों में सूर्य उदय का जो अंतर आता है ना बेटा, वो आता है 2 घंटे का। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में बेटा गुजरात से 2 घंटे पहले सूर्य उदय हो जाता है। उसका कारण क्या है बच्चे? तो मेरे साथ ही उसका कारण यह बनता है, मैंने आपको देशांतरीय विस्तार बताया था, यहां था आपका 97 डिग्री और 25 मिनट देशांतरीय विस्तार, ठीक है ना। इधर क्या था बच्चे आपका? इधर था आपका 68 डिग्री, ठीक है ना, 68 डिग्री समथिंग और 7 मिनट आपका ये था 68 डिग्री 7 मिनट। तो अब दोनों का अगर अंतर निकालोगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतर निकल के आएगा। और आप सभी जानते हो कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो बेटा 30 में 4 की गुणा कर दोगे आप, 3 चौक 12 यानी कि 120 मिनट में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश घूमकर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से घूमकर गुजरात सूर्य के सामने पहुंचेगा। और 120 मिनट को ही बच्चे 2 घंटे कहते हैं। ये चीज आपको अभी नोट नहीं करनी है, ये चीज मैं जब आपको अक्षांश और देशांतर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे, खाकी बैच लिया है, डीपी के लिए भी नोट्स। बेटा नोट्स मत बनाइए अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो, जो चीजें मैं आपको नहीं बताऊं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के लिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं। नदियां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर्वत बेटा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब बेटा किसी और देश पर अधिकार नहीं होता है, समुद्र पे अधिकार है। अगर मान लो श्रीलंका 200 नॉटिकल मील दूर के अंदर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि श्रीलंका के ऊपर हमारा अधिकार हो जाएगा, ठीक है ना भाई। वो एक अलग देश है, ठीक है ना। समुद्र पर अधिकार है, किसी दूसरे देश पर अधिकार नहीं कर लोगे आप, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चे। आशा करता हूं कि आज क्लास में चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन क्या है बच्चे? क्वेश्चन है आपका, यानी कि किस राज्य की तटीय सीमा सर्वाधिक है? किस राज्य की तटीय सीमा, किस राज्य की तटीय सीमा सबसे अधिक है? किस राज्य की तटीय सीमा सबसे ज्यादा है? यह क्वेश्चन है आपका, अधिक है, सबसे ज्यादा है। ऑप्शन सुन लेना बेटा। ए ऑप्शन है बच्चे आपका, ए ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन है बच्चे आपका महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र। सी ऑप्शन है बच्चे आपका, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है तमिलनाडु। और बच्चे डी ऑप्शन है बच्चे आपका आंध्र प्रदेश।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आज की क्लास के बाद इस क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा। ठीक है ना भाई। किस राज्य की कोस्ट लाइन सबसे, बेटा जो गुजरात दे रहे हो ना ऑप्शन में, मैं सच में बहुत कूटूंगा आपको। बेटा गुजरात यहां दिख रहा है आपको कहीं भी है? बेटा जरूरी थोड़ी ना है गुजरात आपको ऑप्शन में देगा वो। तो बेटा गुजरात ऑप्शन में नहीं है। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे ज्यादा है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मिलते हैं कल की क्लास में। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। और बच्चे आज ये आपकी लास्ट डेमो क्लास थी, कल से आपकी क्लास एप्लीकेशन के अंदर होंगी। तो जिन बच्चों ने अभी भी कोर्स परचेज नहीं किया है और वो दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, तो बच्चे आज आपका डिस्काउंट का आखिरी दिन है। आज आप RWA20 कूपन कोड लगा के 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। और बच्चे अब नवीन सर की कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट होगी। तो सभी प्यारे कबूतरों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर बच्चे।